Sometimes, sometimes the question of translation is simple, but sometimes it's very tricky. और उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे सामने आते हैं कि हमें पाकिस्तान में पैदा होने पे गुस्सा आता है कि मतलब अपनी ही जबान अब हमें ट्रांसलेट करना नहीं आ रही। अब ऐसी लफाजी अक्सर व बेशतर हमारे सामने से वैसे तो गुजरती है, या यूं कह लें कि शायद नहीं गुजरती। जो ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में आती है, मसलन ट्रांसलेशन में अगर एग्जामिनर मूड में है और वो आपको यही ये पहला सेंटेंस ट्रांसलेशन का यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो कि वो शख्स बहुत सलीमुल फितरत, रकीकुल कल्ब और हलीम तबा शख्स है, तो आपका तो हो गया ना वहीं पे। अ, एक साल ट्रांसलेशन आई पैराग्राफ का में, इंपीरियलिज्म से स्टार्ट था। तो उसमें इंपीरियलिज्म को उसने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ था, और बच्चों को ये पहला लफ्ज ही ट्रांसलेशन का समझ नहीं आ रहा था। एंड सिमिलरली देयर आर वेरी common terms that you use, that you read in on a daily basis. For example, fascism, तो अब उर्दू में वो फस्तानियत होगा, कम्युनिज्म उर्दू में इश्तराकियत होगा, कैपिटलिज्म उर्दू में सरमायादारी होगा। बहुत से बच्चों को ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होती। तो अब ट्रांसलेशन का क्वेश्चन तो वैसे तो एक छोटा सवाल है, बट इसको अपने अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इंग्लिश को एज ए होल भी आपकी आदत होनी चाहिए कि कोई भी लफ्ज आपके सामने नया है, रेंडमली आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए, एक्सक्यूज मी। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि रैंडमली आपके माइंड में अगर कोई वर्ड आए तो उसकी आप ट्रांसलेशन, उसका आप इंग्लिश में मीनिंग चेक कर लें। कोई इंग्लिश का वर्ड आया है तो उसको उर्दू में आप उसकी ट्रांसलेशन देख लें। उसके लिए मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आई रिकमेंडेड यू अ डिक्शनरी, डिक्ट बॉक्स, क्योंकि वो उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू है। इससे पहले एज ए स्टूडेंट मैंने कोई 2 से 3 उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरीज यूज़ की। अब इनमें डिक्ट बॉक्स से बेटर, जैसे मैं इंग्लिश में इंग्लिश के लिए रिकमेंड करता हूँ मैरियम वेबस्टर, इसी तरह उर्दू के लिए मैं हमेशा डिक्ट बॉक्स जो है ना वो रिकमेंड करता हूँ। उसकी अच्छी बात यह है कि उसके टेक्स्ट में भी कोई लफ्ज़ अगर आया, आप उस पर भी क्लिक करें तो आपको उसकी भी इंग्लिश भी दिखाएगा, उर्दू भी दिखाएगा। आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। वहाँ से आपका बेसिकली वर्ड बैंक जो है वो डेवलप होता है। और चूंकि मैं वैसे कह लें कि थोड़ा सा मुझे लिखने का शौक है, तो उर्दू में मैं तहरीरें वगैरह लिखता हूँ। अब उनमें मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं फरोज लुगत उठा के बैठ जाऊं इतनी मोटी डिक्शनरी, तो क्विक सोल्यूशन यही है। अब उसमें समटाइम्स बड़े खूबसूरत वर्ड्स जो है वो खूबसूरत सिनोनिम्स जो जो प्योर लिटरेचर हैं, उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो वो आपको वहां से डिक्ट बॉक्स से मिलते हैं। सो दिस डिक्शनरी इज गोइंग टू बी योर कंपेनियन फॉर द रेस्ट ऑफ 6 to 7 months। पहली बात तो ट्रांसलेशन में हमने ये समझनी है कि डिक्शनरी आपके साथ साथ रहे, और ये नहीं कि आप एक पैराग्राफ की हद तक सर्च कर रहे हैं। मेरे सामने लफ्ज आया कंकॉमिटेंट। अब कंकॉमिटेंट का मतलब होता है एजेसेंट टू समथिंग, जॉइंट टू समथिंग, कनेक्टेड टू समथिंग। तो उर्दू में तो मैं मुझे देखना चाहिए कंकॉमिटेंट का मतलब, अब मुल्हिक होगा उर्दू में इसका मतलब, या जुड़ा हुआ चलें कह लें।
तो हो सकता है ये मेरे माइंड में ना आ रहा हो, क्योंकि उर्दू अब हमारा प्रिंसिपल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो नहीं रही। तो डिक्शनरी को साथ साथ रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसलेशन को लेके एक मिथ पाई जाती है, विच इज अ डेंजरस मिथ, कि ट्रांसलेशन आपने मीनिंग्स समझ आने चाहिए, इस तरह करनी है। वहां पे जो भी बात हुई हुई है, आपको आपने इस तरह करनी है कि मीनिंग्स समझ आ रहे हो। तो ये भी एक फ्लॉड अप्रोच है ट्रांसलेशन को लेके। अब होता क्या है, जब बच्चे को ट्रांसलेशन समझ ना आ रही हो, तो वो कोशिश करता है कि मैं मीनिंग्स तो कन्वे कर दूं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक बच्चा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर सकता है किसी पैराग्राफ की, लेकिन एग्जामिनर हमेशा यही मैसेज लेता है आपके ट्रांसलेशन से, अगर आप मतलब सिर्फ मीनिंग्स कन्वे कर रहे हो, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ना कर रहे हो, तो एग्जामिनर को हमेशा एक ही एक्सप्लेनेशन इस बात की समझ में आएगी कि इसने डंडी मारी है, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के नहीं कर पा रहा था, सो इसने क्या किया कि मीनिंग्स कन्वे करने की कोशिश की। इस बारे में मैं कहता होता हूँ कि आप जरा मिलें किसी ऐसे बाबे को, जैसी किसी खातून को, जिनकी किताबें हम पढ़ा करते हैं साल के तौर पे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बड़े लोग रिकमेंड करते हैं, हमसे 15 साल 20 साल पहले जो सीएसएस में आए थे वो भी रिकमेंड किया करते हैं। हालांकि वो कोई कह लें कि सिलेबस का कुछ ही पोर्शन कवर करती है, जिस वजह से अब मैं कहता हूँ कि करीमदाद चुगताई खरीदनी चाहिए। बट दैट इज अ वंडरफुल बुक। उसकी लैंग्वेज देख के पता चलता है कि इस बंदे का ताल्लुक अदब से था, ये लिटरेचर का बंदा था। ऐसे किसी शख्स से मिलें जिसका 30 40 50 साल का एक्सपीरियंस हो इंग्लिश लिटरेचर का, उसको ऐसा कोई पैराग्राफ दें और फिर उससे कहें कि इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके दें, वो आपको करके देगा। और इतना खूबसूरत ट्रांसलेट करके देगा कि अगर उर्दू में इडियम्स यूज हुए हुए हैं, तो इंग्लिश में आप में ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स में भी एग्जामिनर को इडियम्स ही नजर आएंगे। हमारे यहाँ ये एक मिथ पाई जाती है कि जी ट्रांसलेशन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ को। सो इस बेस पे एग्जामिनर आपको शायद पासिंग मार्क्स तो दे दे, लेकिन अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं देगा। सो अब मैं ये कहा करता हूँ कि इन तीन क्वेश्चंस में चूंकि एहतियात आपने रखनी है, सो ट्रांसलेशन में एहतियात का क्या मतलब है। बच्चे समटाइम्स प्रेपोजिशन भूल जाते हैं ट्रांसलेशन में, समटाइम्स छोटे छोटे फ्रेजेस को ट्रांसलेट करना ही भूल जाते हैं, और समटाइम्स जाहिर है उनसे वोकैब की मिस्टेक्स भी होती हैं, वो टेंस की मिस्टेक्स कर देते हैं। और पेपर बी एक ऐसा पेपर है जो इन इट्स नेचर 15 20 पेजेस पे नहीं जाने वाला। शायद ही 15 20 पेजेस पे जाए, और अगर 15 20 पेजेस पे जाएगा भी तो पूरे पेजेस भरे हुए नहीं है। छोटे छोटे सवाल हैं, एक सफे पे प्रेसी होनी है, एक सफे पे कंप्रीहेंशन होनी है, एक सफे से भी कम पे ट्रांसलेशन सॉल्व होनी है, को 1.5 सफे पे इडियम्स चले जाएंगे अगर आपने लंबे लंबे टेंस वो बनाए हैं सेंटेंसेस, और साथ में मार्कर से इडियम लिखा है। कलेक्टिवली 10 पेजेस पे चला जाएगा आपका ये पेपर। उस 10 में भी पर क्वेश्चन अगर बात करें तो एक सिंगल क्वेश्चन, एक एक कंपोनेंट जो है, ये नहीं है कि 22 24 पैराग्राफ्स हैं ऐसे की तरह, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। वहां पे एग्जामिनर के लिए वो मिस्टेक्स जो बहुत ही माइन्यूट हैं वो भी नोटिसेबल हो जाती हैं, इंक्लूडिंग योर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं इन सारे पेपर्स में, सारे क्वेश्चंस में। सो ट्रांसलेशन में अगर कोई बच्चा एहतियात से नहीं लिख रहा तो उससे पंक्चुएशन की मिस्टेक हो सकती है। तो एहतियात इसमें आपके साथ साथ रहेगी कि आप पैराग्राफ एक एक सेंटेंस या फ्रेज या जो भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ट्रांसलेशन में एक कंफ्यूजन ये होती है कि सम टाइम्स दो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दो छोटे सेंटेंसेस को जरा अपने सेंटेंस को तरतीब देने के लिए, जरा मीनिंगफुल ट्रांसलेशन बनाने के लिए या आसान करने के लिए कह लें,
अब दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, कि जितना आपको समझ आया उतना ट्रांसलेट करके सेंटेंस खत्म कर दिया और बाकी जो बच गया था उसका फिर अलग से एक सेंटेंस बना लिया। सो द sanctity ऑफ दैट सेंटेंस shouldn't बी ब्रोकन बाय अ स्टूडेंट। मिला सकते हैं दो सेंटेंसेस को, तोड़ नहीं सकते। अगर एक लंबा सेंटेंस है, अब एक वो प्रेस ये है ट्रांसलेशन पास्ट पेपर्स में, सर सैयद अहमद खान वाले, सर सैयद अहमद खान और उनके आली मर्तबत फरजंद, इस तरह की उसका पहला सेंटेंस जो है वो मतलब तबीयत साफ कर देता है, इतना लंबा है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, फिर अगली टेंडेंसी बच्चों में यही पाई जाती है कि वो सेंटेंस तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अपनी मर्जी से सेंटेंस तोड़ना नहीं है। बाकी आपकी लैंग्वेज, अगेन योर लैंग्वेज वुड बी इन consonance with the language used in the actual paragraph। जिसमें मैंने कहा था कि गालिब के शेर में तशरीह में भी गालिब, तहजीब आफी नहीं। तो अगर ट्रांसलेशन की लैंग्वेज बहुत इडियोमैटिक है, तो अब आपने ये नहीं करना कि आप उसको बिल्कुल ही सिंपल कर दें। इडियोमैटिक लैंग्वेज है तो आपकी ट्रांसलेशन में भी इडियम्स होने चाहिए। लिटरेरी टोन है अगर पैराग्राफ की, तो आप भी उसी तरह की जो है वो लैंग्वेज अडॉप्ट कर रहे होंगे अपनी ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन पे तो इतनी ही बात, मतलब अब जब तक आप करेंगे नहीं, अल्टीमेटली आपका वो क्या बैंक है, ट्रांसलेशन की छोटी, ग्रामर की छोटी छोटी मिस्टेक्स एक्सपेक्टेड हैं, वो हो सकती हैं, पंक्चुएशन की। अल्टीमेटली इट्स वो कैब एंड योर ग्रामर। तो जितना ट्रांसलेशन के बारे में बताया जा सकता था वो तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या एहतियातें हैं। इसको भी आपने एक आसान सवाल नहीं समझना है, इसको साथ साथ रखना है प्रैक्टिस में। मैंने ये रिकमेंड किया था कि वीक में दो ट्रांसलेशन कर लें, दो प्रेसी कर लें और एक कंप्रिहेंशन कर लें, क्योंकि कंप्रिहेंशन और प्रेसी जरा एक ही चीज़ है। कंप्रिहेंशन एक काफ़ी है, दो प्रेसी कर लें, दो ट्रांसलेशन कर लें, दो आउटलाइंस लिख लें। तो ये आपका वीकली टारगेट होना चाहिए राइटिंग का। तो अगर आप इस 5 महीने में मेरे साथ रहते हैं तो फिर इसका एक, ये टाइम इतना एक रिच होना चाहिए हमारा, हमारे लिए, कि हमारी इतनी एक इनफ राइटिंग प्रैक्टिस हो इस टाइम में कि कुछ हम फिर सीख भी लें और लैंग्वेज की मिस्टेक्स को भी ओवरकम कर लें। उसमें ज़ाहिर है पेपर भी हमने शुरू से ये प्लान किया हुआ है कि पेपर भी साथ साथ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इंट्रोडक्शन राइटिंग पे था या कोई और सवाल था? कायनात ने सवाल पूछा था मेरे ख्याल से। इंट्रो पे ही सवाल था आपका? ओके। अब इंट्रोडक्शन में पहली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि इंट्रोडक्शन का स्टार्ट किस तरह हो। Should an introduction be started from a quotation or a story or some general sentences about that topic? तो पहली बात यह है कि तीनों अंदाज ठीक है। कोटेशन से हमेशा वो इंट्रो स्टार्ट किया जाएगा जिसमें कोटेशन उस इंट्रो के किसी एक पैराग्राफ के रेलेवेंट नहीं, बल्कि कलेक्टिवली उस, मतलब बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उस टॉपिक के। कोटेशन से स्टार्ट तब लिया जाएगा। मिसाल लेते हैं, बड़ी जेनेरिक सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ऐसे एक्सट्रीमिज्म पे या एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म पे, उस पे हमारे पास एक ऐसी कोटेशन है जिसने लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है इसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं और ये कम्प्लेक्स फिनोमेना है और मॉडर्न ह्यूमैनिटी में ये एक बहुत बड़ी मैनेस है और इसको ठीक करने के लिए भी एक बड़ी कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह की एक कोटेशन थी तो ये मेरे ख्याल से हमारे टॉपिक के रेलिवेंट होगी, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के।
तो बच्चे क्या करते हैं कि लव्स टेररिज्म बस यूज हुआ हुआ किसी कोटेशन में, टॉपिक उसने भले ही जो भी पूछा है, उसने भले ही इकॉनमी से टॉपिक को रिलेट कर दिया और हमने बस देखा कि टेररिज्म का लफ्ज कोटेशन में, और वो उससे स्टार्ट ले लिया। सो ये काम नहीं करना। दूसरी बात यह है कि वेन एवर यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ कोटेशन, बी केयरफुल that you need to explain that quotation in one or two sentences and then relate it with your topic, and then formally move towards the specific details of your essay, by which I mean different points of your outline. ये आउटलाइन में जो पॉइंट्स लिखे हैं, काजेज, इम्पैक्ट्स, वे फॉरवर्ड, लेट्स सपोज, तो पहले तो उस कोटेशन के बारे में एक दो सेंटेंसेस में बात करेंगे, फिर अपने जो बाकी पैराग्राफ्स हैं, आउटलाइन के बाकी जो हेडिंग्स हैं, उनकी तरफ हम मूव करेंगे। साल के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमने कोई कोटेशन लिख दी, हरारी की कोई कोटेशन लिख दी, तो हम फिर उसमें लिखेंगे कि हरारी हैज वेरी ब्यूटिफुली, वेरी एप्टली एक्सप्लेन्ड the nature of international relations. The writer has perfectly captured the situation of international morality, a situation of the conditions of women. Flan writer has perfectly captured the plight of women in our society. Indeed, women face countless issues in the current world, and their empowerment is far from achieved. The major challenges that women face in our society are, उसके बाद मैं फिर अपनी पहली हेडिंग की तरफ मूव कर गया हूँ। लेकिन एक सेंटेंस में मैंने जो जो भी कोई कोटेशन यूज की, उसकी थोड़ी सी कह लें तारीफ ही कर दी कि इसने बड़ी सही बात की है। उसने वाकई सही बात की है कि विमेन की प्लाइट को उसने बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया है, पेंट किया है, हाईलाइट किया है। इसकी कोई बात करते, जब आप स्टोरी से स्टार्ट करते हैं तो स्टोरी भी एक ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए कि उस स्टोरी में भी इनडायरेक्टली वो सब कुछ छुपा हुआ हो, वो स्टोरी अपने आप में इतनी कंप्रीहेंसिव हो कि हमारे टॉपिक की काफी सारी डिटेल्स उसमें हों। मिसाल के तौर पे एक दफा एक स्टूडेंट ने मेरे पास ऐसे लिखा, उन्होंने एक एक्सप्लोजन को जो है ना, वो उस सिचुएशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऐसे बाजार जो है वो हसल एंड बसल थी, जिंदगी की चल रही थी, जिंदगी की जवानी और रवानी और इसका तसलसल और इसकी कुव्वत और लपक और हरारत बरकरार थी। तो अचानक देर वाज देर वाज ए इस तरह का कोई उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था, वेरी लाउड साउंड, या कोई देर वाज अ साउंड दैट tore the flesh of many humans apart, and there was blood everywhere, and लोगों के रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। Unfortunately, the situation explained here is not specific to Afghanistan or Pakistan or India, or for that matter any state that faces terrorism. So the situation is not specific or limited to Pakistan. Such activities, such abhorrible activities, such barbaric activities are the reality of the modern world in many states, are the reality of many states in the modern world. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक स्टोरी डिस्क्राइब की एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की, उसके बाद उसको जनरलाइज किया कि ये जी सिर्फ वहां पे तो ये ऐसा हुआ नहीं था, ये तो पूरी दुनिया में यही हालात चल रहे हैं। उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक हो गए। स्टोरी राइटिंग भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक रेडीमेड आपके पास स्टोरी हो, ये ये थोड़ा सा मुश्किल है, ना मुमकिन नहीं है। और समटाइम्स स्टोरी कैन बी वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, अगर आपके पास एक बड़ी सूटेबल स्टोरी है फॉर दैट सिचुएशन। तीसरा स्टार्ट है जेनेरिक, जनरल स्टार्ट ऑफ दैट दैट टॉपिक। और जनरल स्टार्ट
कि अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई बहुत प्रिपेयर्ड नहीं होना पड़ता। आपको कोई माइंड में कोई स्टोरी या कोई कोटेशन ना भी हो तो जनरल स्टार्ट स्टार्ट तो आपके पास फिर है ही है ना। आपके पास कोटेशन हो या जरूरी नहीं है, कोई स्टोरी हो या जरूरी नहीं है, अपने रेलेवेंट जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, बट यू कैन राइट सम जनरल लाइंस। उन जनरल लाइंस में होता क्या है? उन जनरल लाइंस में आप ये बता सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, इसकी दुनिया में इम्पोर्टेंस क्या है। ये टॉपिक पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या कल्चरली या सोशली एक कितना अहम मौजू है। कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्कशन क्या है। ये भी आप बात कर सकते हैं कि हिस्टोरी, हल्की सी आप हिस्ट्री रूट ट्रेस कर सकते हैं। मसलन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की बात आई है, तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे यू कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बड़ा ब्रीफली चंद सेंटेंसेस में। क्योंकि जो जनरल हमने लाइंस लिखनी है वो इतनी लंबी कभी भी नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर अब बोर होना शुरू हो जाए कि यार जो सवाल पूछा था उसका जवाब कहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन तमहीद, सम जनरल डिस्कशन किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर का हुस्न है। एब्रप्ट स्टार्ट स्टिल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपके ऐसे का कभी भी एब्रप्ट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। स्टोरी लिखें, जनरल लाइंस लिखें, कोटेशन लिखें, कुछ भी लिखें, बट राइटिंग का हुस्न यही है कि पहले एक तमहीद बांधी जाती है, कुछ जनरल लाइंस बोली जाती हैं, फिर स्पेसिफिक होते हैं हम। तो जनरल लाइंस लेट्स सपोज हमने बात करनी है। मैं कह रहा था कि समटाइम्स आप हिस्ट्री ट्रेस कर लेते हैं। अब अगर ऐसे ये आ गया है, चलो साद ने हमें कल कहा था कि लिटरेरी बात किया करें, लिटरेरी कुछ एसेस की। तो थोड़ा सा आसान टॉपिक चूज करते हैं जिस पे हमें अभी सोचे बगैर कुछ कह भी सकें। मिसाल के तौर पे आर वी बेटर देन आवर फोर फादर्स, ये बात हुई है। तो हम क्या कहेंगे, हम ह्यूमन इन इटसेल्फ पे बात कर लेंगे कि ह्यूमंस ने इस दुनिया में अपनी जर्नी का आगाज कैसे किया, या ह्यूमंस एज ए क्रिएचर सुप्रीम क्रिएचर है गॉड की। और दिस इज इन देयर डीएनए, इन देयर एसेंस, टू कंट्रोल द एनवायरमेंट अराउंड them, and the ultimate mastery and superiority of the universe around the humans, of the universe, uh, is being enjoyed, yeah, uh, is enjoyed by the humans. However, in their long journey of evolution from the caveman to the modern humans, blessed with uh, powers of blessed with miraculous powers and development to a mind-boggling extent, are the modern humans really better than their forefathers? अब मैं इससे आगे अपनी जो भी बातें थी मैं उनको बताना शुरू कर दूंगा। मेडिसिन में इस तरह है, पॉलिटिक्स में हम इस तरह हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, विमेन को लेके हम इस तरह हैं, इकोनॉमी को लेके हम इस तरह है, फूड प्रोटेक्शन को लेके इस तरह है, डिजीज को लेके इस तरह है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हम हमारे ये हालात हैं। तो अब ये जो बात मैंने की है कि आर बी बेटर देन आवर फोर फादर्स, उससे पहले हम इंसान पे थोड़ी सी बात कर ली ना हमने, इंसान की थोड़ी सी तारीफें कर दी। तो उसके बाद हम आ गए अपने स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ। ये अब चंद जनरल लाइंस थे। ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आया है या डेमोक्रेसी पे ऐसे आया है, एंड आई टॉक्ड अबाउट दैट वन वे ऑफ opening your discussion is ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट टॉपिक। अब अगर डेमोक्रेसी की बात आई है तो मैं उसमें डेमोक्रेसी के बारे में कोई एक दो जनरल लाइंस भी कह दूंगा कि डेमोक्रेसी is is
the most sophisticated and the most successful model of reconciliation of liberty with sovereignty. However, this globally popular model, despite having uh, its appeal and popularity in Pakistan, couldn't find roots in the country. Democracy has a troubled journey in Pakistan since its inception. Unfortunately, it faces countless hurdles such as के बाद मैं अब hurdles बताने चला गया हूँ, और ऊपर वाले जो को दो चार sentences थे, those were the generic lines. सो इस तरह अब यहाँ पे मैंने कोई थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चला गया। मैं इसी तरह फेमिनिज्म पे ऐसे आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि फेमिनिज्म हैज इमर्ज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। It has fought systemic injustices against women and has become the biggest hope for emancipation of women in modern times। ये तो मैंने कुछ जनरल लाइंस बोली हैं फेमिनिज्म के बारे में। उसके बाद टॉपिक जो भी है, हो सकता है फेमिनिज्म की बुराइयां करनी हो, तो आगे मैं ये कहूंगा कि हाउएवर डिस्पाइट इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट्स, फेमिनिज्म इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। उसके बाद मैं शुरू कर दूं फ्लॉज। तो ये मुख्तलिफ कुछ तरीके हैं इंट्रो स्टार्ट करने के, सारे ठीक हैं। लेकिन अगर कोई टीचर आपसे ये कहता है कि सिर्फ स्टोरी से शुरू करें, सिर्फ कोट से शुरू करें, सिर्फ जनरल लाइन से शुरू करें, तो ये गलत बात है। ये सारे तरीके ठीक हैं, सारे एक्सेप्टेड हैं। सभी का मकसद उसको अचानक उसके मुंह पे फायर करने की बजाय जो है वो जो सवाल है, आप थोड़ी सी तमीज बांध लें। दूसरी बात, अब इंट्रो में कुछ बच्चों का इंट्रो होता है जिसमें बड़ी सीधी सीधी साफ सुथरी बात होती है। और सीधी और साफ सुथरी से मुराद ये है कि वो डिटेल्स जिनकी बेस पे एग्जामिनर वुड टेक द डिसीजन ऑफ गिविंग यू 40 मार्क्स और लेस देन 40 मार्क्स। तो फिर कैसा इंट्रो ऐसा होता है जो पास हो सकता है? वो ऐसा इंट्रो होता है कि जिसमें पूरे ऐसे की रिफ्लेक्शन एग्जामिनर को नजर आए। बेसिकली जब आपके सामने आउटलाइन बन जाए तो आपकी आउटलाइन की जो मेन हेडिंग्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, या यूँ कह लें जितने भी आपने पैराग्राफ्स आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं, वही पॉइंट्स इन सम डिफरेंट वर्ड्स आर गोइंग टू बी रिटन इन योर इंट्रोडक्शन। वो इंट्रो जिसमें पूरी आउटलाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इंट्रो ऐसा इंट्रो है कि जिस पे एग्जामिनर एक पैराग्राफ, वो 1.5 पेज का या 2 पेजेस का या सवा पेज का एक पैराग्राफ पढ़ के भी एग्जामिनर को समझ आ जाए कि इस बच्चे को सारा ऐसे आता है। क्योंकि उसको जो काम की बात थी, उसको होप्स भी, अगर मैंने इंट्रो आउटलाइन में 7 लिखी थी तो 6 मिल गई, हर्डल्स भी 6 मिल गई, वे फॉरवर्ड के भी 6 पॉइंट्स मिल गए, तो एग्जामिनर को तो उसके तो सारे जवाब, सवाल का जवाब मिल ना गया इंट्रो में, कि पाकिस्तान में ये होप्स हैं, ये हर्डल्स हैं, ये वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली आउटलाइन को ज़रा रीफ्रेज किया जाता है, ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में ही इंट्रो में प्लेस किया जाता है, एक्सेप्ट दोज जनरल लाइंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उन जनरल लाइंस के बाद जब आप स्पेसिफिक होते हैं, तो जैसे ही मैंने डेमोक्रेसी की कुछ बातें की, उसके बाद मैंने यही नहीं कहा कि डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान फेसेस ए myriad ऑफ challenges सच एज। आगे तो मैंने आउटलाइन में अगर 8 पॉइंट्स लिखे थे, तो उसमें से मैं को 5-6 बता दूंगा उसको। तो दूसरा एक ये बच्चे करते हैं कि आउट इंट्रो में वे फॉरवर्ड के पॉइंट नहीं देते, ये सिरे से गलत बात है। इंट्रो एग्जामिनर की नज़र में एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें उसको पूरा ऐसे मिलेगा, और वो कौन सा इंट्रो हुआ जिसमें से वे फॉरवर्ड एग्जामिनर को मिले ही ना। सो वे फॉरवर्ड के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अब कुछ बहुत मुमताज टीचर्स भी ये बात करते हैं, लेकिन सिरे से इसका तुक कोई नहीं बनता
कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आप बाकी दो पोर्शंस बता रहे हैं और वे फॉरवर्ड ना बता रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आउटलाइन के दो या तीन जो भी मेजर हेडर्स होते हैं वो बनाने के बाद इंट्रो का एंड इस तरह होता है कि दिस ऐसे या अपकमिंग डिस्कशन विल शेड लाइट ऑन द होप्स या विल एक्सप्लोर इन डिटेल द होप्स एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड इन द एंड सजेस्ट ए रोड मैप फॉर डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी टू हेल्प डेमोक्रेसी टेक रूट्स इन द सोसाइटी। अब जो ये बात की है मैंने, इसमें ये इंट्रो का एक खूबसूरत एंड है। और बेसिकली ये कुछ बच्चे अपनी डिस्कशन को इंट्रो में कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो इंट्रो को कंक्लूड नहीं करना, इंट्रो इज लाइक एन ओपनिंग टुवर्ड्स द अपकमिंग डिस्कशन, जो कि आपके बॉडी है, पैराग्राफ्स हैं। सो इंट्रो को क्लोज करने के बजाय इंट्रो को ओपन किया जाता है बाय इस तरह का सेंटेंस कि दिस ऐसे या अपकमिंग डिस्कशन विल शेड लाइट ऑन द, आपका यानी जो दो तीन जो मेजर हेडर्स हैं ना उनके आप नाम लिख देते हैं। ये तो हो गया उस बच्चे का इंट्रो जिसको थीसिस स्टेटमेंट नाम की कोई चीज नहीं पता थी। जो बच्चा थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहता है या लिखता है या उसने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि वो लिखे थीसिस स्टेटमेंट, उसके लिए सबसे रिकमेंडेड यही है कि वो बिल्कुल स्टार्ट इसी तरह ले, इंट्रो का जनरल स्टार्ट ले। आ, जो फिर जो है वो आउटलाइन की जो मेजर हेडर्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स बताए, और थीसिस स्टेटमेंट पे अपने इंट्रो को एंड करे। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने थीसिस स्टेटमेंट से अपना इंट्रो स्टार्ट लिया या मिड में लिया तो एक कंफ्यूजन का एलिमेंट इज बाउंड टू हैपन, रेपिटिशन होगी कहीं ना कहीं, कोहेरेंस उस इंट्रो में लाजमी तौर पे डिस्टर्ब होगी। सो जो लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं वो अपने इंट्रो को एंड इस पे करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट पे। बाकी इंट्रो जिस तरह हमने बात की थी उसी तरह बोले, उसके बाद वो उसको एंड इस तरह कर दे। तो उसके अलावा इंट्रो में मतलब कोटेशन अक्सर बच्चे पूछते हैं शुरू करना चाहिए या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जामिनर को ना आपसे इंट्रो में कोटेशन चाहिए ना कंक्लूजन में चाहिए। अगर रेलेवेंट है तो बहुत अच्छी बात है और एग्जामिनर को अच्छी भी लगेगी, लेकिन वो ये सोच के नहीं बैठा हुआ कि आप लाजमी कोटेशन लिखें। अ, बाकी लेंथ का पूछते हैं बच्चे, इंट्रो की लेंथ का। तो चूंकि अब एक अगर आपने 20-22 पैराग्राफ्स की आउटलाइन बनाई है तो ये हो नहीं सकता कि इंट्रो एक पेज से ऊपर ना जाए। सो एक पेज का इंट्रो कम है, 1.5 पेज पे चला जाए, 2 पेज पे चला जाए, 1.5 पेज 2 पेज इंट्रो होने चाहिए और उसको ब्रेक नहीं करना। ये एक वन लॉन्ग एक्सटेंडेड पैराग्राफ होता है। इसमें ये नहीं कुछ बच्चे इंट्रो को दो तीन पैराग्राफ्स छोटे छोटे में डिवाइड करने लग जाते हैं। सो ये एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन। अब कंक्लूजन के बारे में मैंने बताया था कि कंक्लूजन में चूंकि कोई नई बात तो करनी नहीं होती, ये जो हमने जनरल लाइंस पहले इंट्रो में लिखी हैं ये भी नहीं होनी। तो कंक्लूजन में फिर सीधी सीधी इंट्रो को ही समझ ले मुख्तलिफ अल्फाज में रिपीट किया जाता है। अब जो मैं आपको वोकैब पे काम करवा रहा हूँ या जो काम तो आप लोगों ने करना है, मैंने तो आपको बताया है। एज ए टीचर सीएसएस का मैं तो बता ही सकता हूँ आपको। अगर आपका दिल हो कि कोई टीचर आपके माइंड में डाटा डाउनलोड करे तो फिर तो ये हो नहीं सकेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुद आदत बना लें ये चीजें करने की तो फायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पे आप लोग वोकैब पे काम कर रहे हैं, आउटलाइन में जो बातें आप लिखेंगे बात वही होगी इंट्रो में, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। उसके बाद जब पैराग्राफ शुरू करेंगे तो पैराग्राफ में आप जो पहला टॉपिक सेंटेंस, मिसाल के तौर पे आउटलाइन में मैंने पहली होप लिखी, इंट्रो में मैंने जो पहली होप लिखी थी वो मुख्तलिफ अल्फाज में लिखी, फिर आगे जब होप का पहला पैराग्राफ बनाया तो उसका टॉपिक सेंटेंस में भी तो मैंने एग्जामिनर को बताया ना कि पहली होप जो है वो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट को मार्शल लॉ नहीं लगा, टूटी नहीं है, कंटिन्यूअसली चल रही है। तो अब मेरे पास इतनी एक वोकैब की डाइवर्सिटी होगी कि फिर जब मैं टॉपिक सेंटेंस लिख रहा हूँ पैराग्राफ का, वहां जाके फिर मेरे पास वोकैब डिफरेंट होगी। सो इतनी एक डाइवर्सिटी अगर आप ला पाते हैं अपनी राइटिंग में तो तब आप एटलीस्ट ये इंश्योर कर पाएंगे कि पढ़ने वाला बोर ना हो। अब कुछ बच्चों ने जो आउटलाइन में बात लिखी हुई होती है सेम टू सेम वही वर्ड छापा लगाते हैं इंट्रो में, और सेम टू सेम वही बात लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ में।
यानी पैराग्राफ जिस टॉपिक पे है, यानी आउटलाइन का कोई पॉइंट, तो वो टॉपिक सेंटेंस भी बिल्कुल उनके लिए ये हदीस है कि एक लफ्ज नहीं चेंज करना। और मतलब वो जब तीसरी दफा कोई रेपिटेशन देखता है ना एग्जामिनर, तो वो इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से आपकी असाइनमेंट में खो चुका होता है। इतनी रेपिटेशन कोई भी बंदा देखेगा उसको बुरा लगेगा। लिटरेचर का हुस्न है ही डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, बाय विच आई मीन डाइवर्सिटी ऑफ वोकेबलरी, जिस पे आपने लगना है अपने मॉर्निंग के पहले टास्क के तौर पे। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड ट्रांसलेशन। आज की क्लास में आपके मैं कुछ मजीद सवाल लेना चाहूँगा। जो भी स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज पूछ लें, क्योंकि ऑफिशियली हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी वो ख़त्म हो गई हैं। मैंने आपको बता दिया ऐसे है क्या, कितने पैराग्राफ चाहिए, सीएसएस का ऐसे क्या है, पीएमएस का ऐसे क्या है, पैराग्राफ की लेंथ क्या है, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, ट्रांसलेशन, प्रेसी कंप्रीहेंशन, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे इनको करना है, एवरीथिंग मैंने आपको इन डिटेल बता दिए। इसके बाद तो हम लिखने की तरफ जाएंगे। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं आपसे अगर कमाना चाहूँगा, तो मैं आपको अब लिखने पे ऐसी चीज़ें लिखने पे लगाऊंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि ये तो टीचर कितने अच्छे हैं, कितना काम करवाते हैं। उसूलन जो बातें आपने 2 महीने में सीखनी थी स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे को लेके, वो बातें तो मैंने आपको चंद इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बता दी हैं। इसके बाद अंग्रेजी सीखनी है तो लिखना शुरू करें। तो क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, फैक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, तो वो तो वही बात होगी ना, फैक्ट हो गया, स्टोरी हो गई, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। फैक्ट से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ का कायनात स्ट्रक्चर बेसिकली कोई नहीं है, एक्सेप्ट कि पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा। अब टॉपिक सेंटेंस से क्या मुराद है? टॉपिक सेंटेंस से मुराद है कि एक पैराग्राफ का क्या टॉपिक है। मिसाल के तौर पे आप टॉपिक सेंटेंस जरूरी क्यों है? बच्चे असाइनमेंट्स करते हैं, जिस चीज पे पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ के सेंटर में जाके पता चलेगा ओ अच्छा, इस चीज पे पैराग्राफ लिखा गया था। डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन बच्चे पहले शुरू करते हैं और आगे जाके कहीं जाके बॉडी में बताते हैं कि ये इस टॉपिक पे मैं ये पैरा लिख रहा हूँ। सो टॉपिक सेंटेंस जरूरी है जिस पे पैराग्राफ लिखा जाता है। अब उसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पैरा लिखना है कि अगर हमने वेमेन को एम्पावर करना है तो, या क्लाइमेट की बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है विच इज गोइंग टू बी अ फ्यूचरिस्टिक चैलेंज फॉर अस, इज क्लाइमेट माइग्रेशन। कि जब क्लाइमेट चेंज होगा उससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, कोई सैलाब, कोई जल्जला आएगा, तो लोग माइग्रेट करेंगे और फ्यूचर में माइग्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। अब इस पे मैंने लेट्स सपोज पैरा लिखना है, तो मेरा टॉपिक शुरू इस चीज से होगा कि सिमिलरली अगर मेरा तो ये पहला पैरा, तो फिर तो मैं लिखूंगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या द मेजर चैलेंज, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, अगर तो ये मेरा पहला पैरा। दूसरा तीसरा पैरा है तो फिर मैं सिमिलरली फर्दर मोर इन एडिशन करके लिखूंगा सिमिलरली क्लाइमेट लेड माइग्रेशन इज एन अदर चैलेंज इन द फ्यूचर। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। अब पैराग्राफ के लिए मैं मतलब कह लें कि को एक दो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल दूंगा, को थोड़ी सी इस बात की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिए हैं उन पे मैं एनालिसिस दे दूंगा और कंक्लूड कर दूंगा। और कंक्लूडेंट सेंटेंस शुरू होगा, हेंस दस देयरफॉर सो क्लाइमेट माइग्रेशन इज इज अ ग्रेव चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस मैंने कंक्लूडिंग सेंटेंस में रिपीट रिपीट किया है। तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर तो इतना है कि है। साथ आउटलाइन में फैक्ट्स एंड फिगर्स तो लाजमी होते हैं।
आउटलाइन के फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही हम कहते हैं रेफरेंस या केस इन पॉइंट। रेफरेंस भी कहते हैं, केस इन पॉइंट भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट पॉइंट भी कहते हैं, केस स्टडी भी कहते हैं, और सिंपल में एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो अब ये तो चीज़ बहुत पॉपुलर है। आउटलाइन में तो आपने लाजमी रेफरेंसेस देने हैं, लेकिन आपका असल पॉइंट एक्सप्लेनेटरी अंदाज में होना चाहिए और ये ब्रीफ होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर उसको वीमेन एम्पावरमेंट पे एक ऐसे है और उसमें मैं उसको लिख रहा हूँ कि वीमेन एम्पावरमेंट के तरीके क्या हैं, और उसमें मैंने मेरा एक पॉइंट है कि उनको इकॉनमी में इंटीग्रेट किया जाए, इकॉनमी में इंक्लूजन उनकी की जाए, तो उसमें मैं खाली अगर ये भी नीचे लिख दूँ ना बांग्लादेश, तो ये भी एक केस स्टडी है। एग्जामिनर के लिए ये काफ़ी उसको पता चल गया। केस स्टडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं होनी चाहिए, और दो तीन केसेस नहीं लिखने चाहिए। एग्जामिनर को ये कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है कि असल पॉइंट क्या था और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। अ, सर आपने कहा था कि एक अच्छा पैराग्राफ 75% ऑफ द पेज होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। आप लिखना स्टार्ट करें। असल में कहीं ना कहीं नॉलेज गैप ही है, जिस वजह से आपका पैराग्राफ जो है ना वो छोटा रह जाता है। और बाकी सारे पैराग्राफ आप पूरे पूरे पेज के करेंगे, ये एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। आपने हाफ पेज बाहर सूरत क्रॉस करना है। कोशिश कर लें आपकी चार पांच लाइंस कम हो जाए एक पेज से। कहीं ना कहीं बच्चा नॉलेज गैप ही होता है, वरना तो ये हो जाता है कि पैराग्राफ जो है वो नहीं नहीं इररेलेवेंट तो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तब तक तो इररेलेवेंट नहीं होगा ना। अब हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। साद आप कोई पैराग्राफ बताएं। पैराग्राफ हम लिखते हैं आज क्लास में, ब्रीफली लिखते हैं, तो कोई पैराग्राफ का टॉपिक हमें बताएं। साद मियाँ, पैराग्राफ का कोई टॉपिक बताएं, या कायनात भी बता दे, साद भी बता दे। उस पे हम पैराग्राफ अभी लिखते हैं, देखते हैं कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, जाओ भाई इन्वायरमेंटल साइंस का बंदा पकड़ के ले आओ। मैं तो नहीं लिख सकता इस पे। अब हम ये कहते हैं कि जी हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। यहाँ पे आके इन्वॉल्व होगा एक स्टूडेंट का वो नॉलेज जो उसको कह लें कि उसकी ऑब्जर्वेशन ने उसको दिया है, जो हम इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हुए जो चीज़ें कह लें कि हमने हमारे सामने आई हैं। वेस्ट डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, तो हम स्टार्ट लेंगे कि वेस्ट डिस्पोजल जो है पाकिस्तान में, वेस्ट डिस्पोजल एंड इट्स मैनेजमेंट अभी इनिशियल स्टेजेस में है। इसकी इसकी सिचुएशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर दूंगा कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि वेस्ट डिस्पोजल होती क्या है। एक सेंटेंस में वेस्ट डिस्पोजल को एक्सप्लेन करके एक या दो सेंटेंसेस में फिर मैं बता दूंगा कि वेस्ट डिस्पोजल की इंपॉर्टेंस क्या है। मिसाल के तौर पे, या मैं ये बता दूं कि वेस्ट डिस्पोजल अगर ना हो तो इसके चैलेंजेस क्या होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, या अगर हम, क्योंकि अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, तो अब हमें ब्रीफ रहना पड़ेगा इस बारे में कि वेस्ट डिस्पोजल होती क्या है, कि ये सेंटेंस बना के फिर हम डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ आएंगे। जिससे हमने कहा कि वेस्ट डिस्पोजल पाकिस्तान में जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे, उसमें हम लिखेंगे कि सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान में अभी तक एक्सेप्ट जो है वो फ्यू हॉस्पिटल्स, हमारे पास अभी तक ये कॉन्सेप्ट पब्लिक में नहीं है कि वेस्ट किस किस्म का होता है। कुछ वेस्ट होता है जो हैजर्डस होता है, कुछ जो पेरिशेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वेस्ट होता है, कुछ वेस्ट होता है प्लास्टिक रिलेटेड वेस्ट जो जो बहुत लंबा अरसा लेता है डिग्रेड होने में। सो उससे प्रैक्टिकली पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन बढ़ती है, फिर उसी की सीपेज से हमारे पास जो है वो वाटर पोल्यूशन होती है। सो पाकिस्तान में जो है वो, पहली बात यह है कि अवेयरनेस नहीं है इसकी। तो
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ड्यू टू द पुअर सिस्टम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल हमारे पास लैंड पोल्यूशन का भी मसला है, हमारे पास वाटर पोल्यूशन का भी मसला है, और उसी पोल्यूशन से जो उसी जो पोल्यूटेड वाटर और लैंड से हम जो फूड्स ग्रो करते हैं, एक एग्रीकल्चरल जो है वो यील्ड डिस्टर्ब हो रही है, दूसरा हम पोल्यूटेड फूड्स ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह अब जो है वो हमारा जो मॉडर्न मशीनरी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम वेस्ट डिस्पोजल के लिए, फिर जो हमारी वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं वो शहरों से बाहर नहीं है, फिर पाकिस्तान में अभी तक रिसाइकलिंग का जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये क्या क्या बातें थी, ये तुम मैं मेरा जो कि एनवायरमेंटल साइंस नहीं है या कुछ, कभी जीएसए में मैंने कुछ पढ़ा भी था वेस्ट डिस्पोजल पे, तो पहले मुझे भूल गया हुआ था। लेकिन ये बातें तो वो हैं जो आप सब कर रहे हैं, जो आप सबको पता है। तो पैराग्राफ में तो अब ये जितनी बातें मैंने की हैं अब तक, मैं एक पेज पे पहुंच गया हूँ। इसमें मैं कोई एक बात, एक ही एक कंपैरिजन डाल दूं कुछ दुनिया की किसी बाकी मुल्क का, तो जो है वो अभी तक, अभी ये मैं बोल रहा था, अभी जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो हो सकता है इसमें मैं मजीद रिफाइनमेंट ले आऊं, मेरी लैंग्वेज मजीद बेहतर हो जाए, जो कि होता है। बोलते हुए हमारी लैंग्वेज थोड़ी और होती है, लिखते हुए हमारी लैंग्वेज थोड़ी और होती है। तो आपकी तो ऑब्जर्वेशन में इतनी चीजें हैं कि एक पैरा लिखना क्या ही मुश्किल बात है। तो एक नौजवान के सारे मसाइल बता देना कायनात, ब्रेन ड्रेन, इन्फ्लेशन है तो उससे मतलब ईमानदारी से बता देंगे कि एक नौजवान के मसले क्या होते हैं। शादी के मसाइल हैं, मुलाजमत के मसाइल हैं, अपना घर बनाने के मसाइल हैं, फूड और बेसिक जो निसेसिटीज हैं, फूड क्लोथिंग और शेल्टर, वो इन्फ्लेशन पूरी नहीं होने दे रही। फिर ऊपर से जो एक मटेरियलिस्ट सोसाइटी, हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुके हुए हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन ने लोगों में मजीद ज़्यादा डिप्रेशन पैदा किया है, दे आर अनसर्टन अबाउट देयर फ्यूचर्स। सो और फिर यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, दे डोंट हैव एनी कैपिटल, अगर वो बाहर जाएंगे तो वहां से कैपिटल लाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है इन्फ्लेशन का, हमने तो ये बताया ना कि महंगाई से तंग आके यहाँ से लोग बाहर कैसे गए। तो एक इंसान के सारे मसले बताओ, एक जो नौजवान जो हम सब ने कभी जिंदगी में फेस किए हैं या शायद कर रहे हो, अभी कर रहे हो। तो इन्फ्लेशन जिस जिस तरह एक बंदे को अफेक्ट करती है वो चीजें लिखें तो ये एग्जामिनर तो आपसे बिल्कुल भी, एग्जामिनर आपसे जो लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल बातें हैं, जो लॉजिकली कन्विंसिंग बातें हैं और जो रिलेटेबल बातें, एग्जामिनर्स के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा वही डिटेल्स हैं। इंट्रो के बाद ये जनरली ये एक बन चुका है आजकल ट्रेंड के, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, a brief analysis of waste management in Pakistan, explaining a bird's eye view of energy crisis in Pakistan। तो अब ये जो इंट्रो के बाद इसको हुक पैरा भी कह देते हैं कि उस पैरा को आप थोड़ा सा जनरली एक्सप्लेन कर देते हैं उस चीज को जिस टॉपिक पे ऐसे पूछा गया है। और उसके बाद आप फिर स्पेसिफिक आगे चले जाते हैं, तो लिख देना चाहिए एक बैकग्राउंड डेफिनेशन, करना अच्छा नहीं लगता। और उसूलन डेफिनेशन का मतलब ये है कि उस पूरे पैरे में मल्टीपल डेफिनेशंस होंगी। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ या एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ या डीकंस्ट्रक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ या ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ या ए ब्रीफ एनालिसिस ऑफ, ये जरा ज्यादा बेहतर लगता है। और आज आखिरी दिन है, अपना मन मार लो, फिर लिखने की तरफ आना है। अजीम बिल्कुल लिखेंगे, ट्रांजिशन पैराग्राफ्स लाजमी है, ट्रांजिशन लाइंस, ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं, ट्रांजिशन पैराग्राफ रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पूरा पैरा ही ट्रांजिशन का लिखें, जबकि इसका मकसद ये हो कि एग्जामिनर गुम ना हो आपका पढ़ा हुआ पढ़ते हुए। आप कैसे, आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे भाईजान या आपी जी यहाँ पे खत्म हो गए हैं काजेस, और अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। सो एग्जामिनर ने काजेस का आखिरी पैरा पढ़ा और उसके फौरन बाद वे फॉरवर्ड का पैरा आ गया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या। तो आप उसको बता देंगे कि आफ्टर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ काजेस ऑफ समथिंग, जो भी है, इट इज पर्टिनेंट या इट इज इम्पेरेटिव या इट इज इम्पॉर्टेंट टू
understand its impacts. It is imperative to suggest a roadmap for dealing with this issue. First and foremost strategy to counter the dangers of capitalism is, वहां से आपने अपना पैरा शुरू कर लिया। सो ये जो मैंने लाइन दी है ना कि ये मैंने डिस्कस कर लिया और अब मैं इधर जा रहा हूँ, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का अलग फिर पैरा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक आध सेंटेंस होता है। और बेसिकली मिसाल के तौर पे काजेस के बाद मैं जब इम्पैक्ट्स की तरफ गया हूँ तो इम्पैक्ट्स का पहला पैरा, जो पहला पैरा है वो शुरू ट्रांजिशन लाइन से होना चाहिए। अब ये नहीं कि दो तीन लाइंस जो मैंने लिखी हैं वो अलग खड़ी हों और फिर पहला जो पैरा है वो अलग हो, तो ये आपस में इकट्ठे होंगे। ट्रांजिशन लाइन से पैरा शुरू होगा, जहाँ पे ट्रांजिशन सेंटेंस खत्म हुआ उधर ही फुल स्टॉप लगा के वहीं से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या फर्स्टली या जो भी आप पहला पैरा ले उधर से शुरू करेंगे। तो लिखनी तो बहुत अच्छी बात है, जरूर लिखनी चाहिए, लेकिन इसका पैरा लिखने की जरूरत नहीं, एक आध सेंटेंस ही काफी होता है। हाँ जी। कोई सवाल नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी वैस। जी अस्सलाम वालेकुम वैस। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा पहला क्लास है आपके साथ और बहुत अच्छा लगा। सर मैं जब लिख देता हूँ मेरे साथ ये इशू आ रहा होता है, तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मतलब वो वर्ड्स मुझे याद नहीं आते। तो ये मेरे साथ एक इशू आ रहा होता है जब मैं राइटिंग मतलब कर रहा हूँ। तो इस बारे में मुझे कोई आप बता दें सर। वैसे एक तो इसका हमने हल ये निकाला है कि हम वोकैब पे डेली काम करेंगे। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में डिटेल से बताया कि वोकैब को आपने पढ़ना कैसे है। सो एक मसला हमारा बहुत हद तक हल हो जाएगा कि हमें सिंपली अल्फाज नहीं मिल रहे, अंग्रेजी नहीं आ रही, यानी उर्दू में वही बात कर पा रहे हैं लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं आ रही। ये मसला तो हमारा बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास एक तरीका ये भी है कि उर्दू में जब हमें कोई बात मतलब माइंड में आ रही है, कोई खास तौर पे कोई एक दो लफ्ज ऐसे हैं जिनको हमें ट्रांसलेट नहीं करना आ रहा, तो उर्दू डिक्शनरी में हम उनको टाइप करके उनका इंग्लिश में मीनिंग्स देख लेंगे। एक तो इस तरह से हमारा ये मसला इंशाल्लाह कम होगा। दूसरा, जो राइटिंग है, दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रीडिंग। यहाँ पे इस लेवल पे सीएसएस में कुछ बच्चे यूं करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ पहले अपनी तरफ से लिखता हूँ फिर पढ़ के लिखूंगा। तो इस सब मतलब आपने किसको इम्प्रेस करना है? इस चीज की सिरे से जरूरत नहीं है। सो आपके लिए ये है कि आप जब भी कुछ लिखेंगे, मतलब हम भी अपनी राइटिंग में रिफाइनमेंट तभी ला पाए जब पढ़ा, क्योंकि अब यहाँ पे समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बच्चों का बैकग्राउंड भी बहुत डिफरेंट होता है, एक इंजीनियरिंग से आ रहा है, एक हिस्ट्री से आ रहा है, सीएसएस के रेलेवेंट चीजें तो नहीं पढ़ी हुई पहले से। बहुत कम ऐसा होता है, जरूर ऐसा होता है कि कोई आपके रेलेवेंट मिल जाए, लेकिन बहुत कम होता है। सीएसएस में यूं कह लें कि जो कुछ भी आपने तैयार करना है, समहाउ आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, इससे आप जान नहीं छुड़वा सकते। सो आप जब चीज मतलब आपका जब मोड ऑफ राइटिंग ही ये होगा कि आप बेस्ड ऑन रीडिंग चीजें लिख रहे होंगे, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि जब चैट जीपीटी का ज़माना नहीं था और हमें इस तरह से सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, तो हम आउटलाइन पहले बनाते थे। वो तो चार पांच आठ आर्टिकल्स पढ़ के, मिसाल के तौर पे मैंने आउटलाइन बनानी है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान काजेज कॉन्सिक्वेंसेस वे फॉरवर्ड। तो मुझे भले टॉपिक की नहीं भी समझना, मुझे मैंने डिटेल में नहीं भी काम किया हुआ, तो दो या तीन आर्टिकल्स पढ़ के मुझे सात आठ काजेज में ली जानी है एनर्जी क्राइसिस के, वो लिखी हुई होंगी, वही कॉपी कर लूंगा मैं अपनी आउटलाइन में। इसी तरह फिर वे फॉरवर्ड भी मिल जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ कि हाउ टू डील विद द इशू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो और नहीं तो छः सात तो मुझे तीन चार आर्टिकल्स पढ़ के वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। सो मेरा पॉइंट ये है कि आउटलाइन जब बच्चा लिख लेता है, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि एक पैरा पकड़ते थे उसका, उस पे पढ़ना शुरू कर देते थे। तो इस तरह करके चंक्स में हमारे आइडियाज फिर कुछ ऐसे हुए जो हमेशा के लिए जहन नशीं हो गए, और आज तक उसी का खा रहे हैं। मतलब नया कितना है कि कोई पढ़ लेगा।
हमेशा बच्चों को एक लिमिट ड्रॉ करनी होती है अपनी रिसर्च में भी। तो बाकी भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप रेलेवेंट रहते हुए अपना जितना उतना पढ़ते हो जितनी ज़रूरत होती है। तो शुरू शुरू में अब ये है कि आप सबका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूं कह लें कि नहीं होंगी, तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम होगी। एक ही दफ़ा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो चीज़ें समझ में आ गई फिर वो आ गई, फिर वो बार बार आपको तंग नहीं करेंगी। तो शुरू में रीडिंग पे टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बार बार पढ़नी पड़ती हैं, तो ये भी नॉर्मल है। आखिर पे अगर ये आता है कि आपसे नहीं लिखा जा रहा तो गलत लिख दो, मैं हूं ना आपका ठीक करवाने के लिए। तो आपने गलत लिखा तो आपकी वोकैब बदलवाऊंगा, आपको अल्फाज लिख के दूंगा कि यहाँ पे ये लफ्ज़ गलत था, इसकी जगह ये ठीक होना था। सेंटेंस रॉन्ग हुआ तो वो लिख दूंगा, साथ में चीज़ें मेंशन कर दूंगा कि अगर आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, एक पैराग्राफ मुझे लगा कि इसमें तो इसने डिटेल्स कम लिखी हैं, तो मैं साथ में वो कुछ चीज़ें मेंशन कर दूंगा कि ये चीज़ें आप पैराग्राफ में मेंशन कर सकते थे। तो इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें ठीक। ओके सर, थैंक साथ जो 20 मार्क्स का ऐसे होता है ना पीएमएस में, ये पंजाब में भी है, और इसको एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया भी कहा जाता है। एक तो ये बात है कि इसकी लेंथ बहुत कम होती है, मेरे ख्याल से 200 वर्ड्स रफली, वो 2 पेजेस बनते हैं। 180 to 200 वर्ड्स होती है मेरे ख्याल से। पंजाब में तो ये लेंथ है आपका, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि केपी में इसकी लेंथ क्या है। हाँ, 250। तो 250 का मतलब हो गया 2.5 पेजेस। पहली गलती, पीएमएस पंजाब हो या ये केपी हो, ये बच्चे इसमें करते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि हम बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन ओवरऑल प्रेसी के मार्क्स नहीं इतने अच्छे। तो पहली गलती बच्चों से होती है कि वो वर्ड काउंट को फॉलो नहीं करते, उससे बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं कि शायद एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। इसमें आपने वर्ड काउंट को फॉलो करना है। सो 250 वर्ड्स का सीधा सीधा मतलब है 2.5 पेज। फिर ये है कि ये जो ये ऐसे तो अपने आप में होता नहीं है, क्योंकि मतलब 2 पेजेस का तो क्या ही ऐसे होगा। इसको आप समझें कि ये इंट्रोडक्टरी पैरा है, जैसे सीएसएस के किसी भी ऐसे का आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो इसका एग्जैक्टली स्टाइल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऐसे का होगा। ये पैराग्राफ जिसको हम कह रहे हैं 2-2.5 पेजेस का पैराग्राफ है, ये बेसिकली इसका स्टाइल एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ द ऐसे का होगा। जिस तरह आप इंट्रो लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह ही होगा। अब इसमें आप एक्सप्लेन तो नहीं बहुत सारी चीजें कर सकते, आप सिर्फ मेंशन कर सकते हैं। तो इंट्रो में क्या करते हैं बच्चे, ब्रीफली मेंशन करते हैं कि द मेजर होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर 18th अमेंडमेंट, कॉमा फला मेंशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो मेंशन इसमें चीजें की जा सकती हैं। और ये ऐसे जो है ना, ये जो 20 नंबर का ऐसे होता है, ये हमेशा एक बड़ा ओपन सा टॉपिक होता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ एसेस में भी डिस्कस किया था, तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। इसमें वो आपको बड़ी ओपन सी स्टेटमेंट थ्रो करता है, आप खुद डिसाइड करते हो कि इसकी मैंने मेन हेडिंग्स कौन सी बनानी है। मसलन उसने आपको स्टेटमेंट ये दी है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, या उसने आपको दी है पाकिस्तान एंड द ग्लोबल पीस। तो अब आप खुद मेन जहन में मेन हेडिंग्स बनाएंगे। तो पहले तो आप स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान की जेनेरिक लाइंस जो भी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान का पीस को, हमारे पास हमारे फाउंडिंग फादर्स का ये विजन था। पाकिस्तान जब बना तो हमारे ये फाउंडिंग फादर्स का विजन था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ए कंट्री पीस दैट वुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पीस एट होम एंड पीस अब्रॉड। So, peace building is one of the fundamental pillars of foreign policy of Pakistan। ये मेरा स्टार्ट था मिसाल के तौर पे। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा मेरी, लेट्स सपोज जहन में मैंने पहली मेन हेडिंग बनाई हुई थी कि पाकिस्तान की क्या मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं दुनिया में पीस को लेके। तो मैं वो चाइना जो और यूएस की नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट कर लूंगा।
और अब तक जो भी रोल रहा है उसको ब्रीफली मेंशन करता जाऊंगा, या एक एक सेंटेंस बनाता जाऊंगा, या हल्का हल्का उनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस में एक एक पॉइंट। उसके बाद अगला मेरे माइंड में होगा कि हर्डल्स क्या है पीस बिल्डिंग में, पाकिस्तान का जो एक पीस बिल्डिंग का जो रोल है उसमें हर्डल्स कौन सी है। मैं 4 5 8 10 हर्डल्स लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। फिर आगे मेरा ये जो एक पैराग्राफ है, या जिसको हम एक ऐसे कह रहे हैं, ये एंड होगा वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स में। तो इसका स्टाइल एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे पे। एंड सेम फॉर पीएमएस पंजाब। ईडीएम्स भी करें, पैराफर्ड्स भी करें। पैराफर्ड्स तो आपके वो कैप या ईडीएम जिस वजह से करें, अगर आ गए तो ठीक है, लग जाएंगे, नहीं तो पीएमएस में लग जाएंगे। पीएमएस भी तो है। पीएमएस में भी अगर मतलब वो अटेम्प्ट नहीं है आपकी, या ना लगे पीएमएस में भी, तो आपको ओवरऑल राइटिंग में पीएम ईडीएम राइटिंग का हुस्न है। तो थोड़े थोड़े पढ़ लें, ये नहीं है कि बिल्कुल सिरे से छोड़ दें। एग्जामिनर के मूड का क्या पता चलता है, इस दफा वो ईडीएम्स दे दे। बेसिकली तो उसने आपको कह लें जलील करना है ना आपको, जो है वो ऑफ गार्ड्स, ही वांट्स टू कैच यू ऑफ गार्ड्स, असल बात ये है। तो जब बच्चे प्यारा वर्ड्स पे लग जाएंगे, वो इडियम दे दे, हमें क्या पता है। पढ़े, थोड़े थोड़े पढ़ ले। तो प्रेसी में इडियम्स यूज करने की जरूरत नहीं है। प्रेसी की लैंग्वेज अच्छी रखें, लेकिन इडियम तभी यूज करें अगर पैरा और बाकी सारा इडियमेटिक है। इडियम्स ना यूज करें, अच्छी वोकैब जरूर यूज कर लें, इडियम्स ना यूज करें। क्योंकि असल में इसका मकसद तो होता है एक आइडिया को समझाना। तो इसमें इडियम्स की जरूरत नहीं है, बाकी हर जगह पे इडियम्स यूज करें, अच्छी बात है। सर, हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट। सादमिया, ये क्या सवाल है आपका, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एक आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। जो राइट हैंड से लिखता हो वो राइट हैंड से लिखे, जो लेफ्ट हैंड से लिखता हो वो लेफ्ट हैंड से लिखे। कुर्सी पे बैठ के पैड के ऊपर लिखते हैं। थोड़ा सा सवाल स्पेसिफाई करें। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप। बताइए, आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आर्ग्यूमेंट होता क्या है सादमिया। आर्ग्यूमेंट को उर्दू में कहते हैं दलील। यानी कि आप उसको अपनी असल में फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो फिर तो ये है कि ऐसी बात जो लॉजिकली कन्विंसिंग हो। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें कि जो भी आप कह सकते हैं, जो रेलेवेंट लगे एग्जामिनर को। तो मेरे ख्याल से आज के लिए अब काफ़ी है। आपकी बेसिक्स पे मैंने कोशिश की है कि बहुत वजाहत से बात कर दूं। अब इंशाल्लाह हम जो है वो थीम वाइज लेक्चर्स और राइटिंग की तरफ मूव करते हैं। प्लीज़ टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।